Hello everyone, welcome to MH Teaching. I am discussing with you the third chapter of biology of ninth class, that is improvement in food resources. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रॉप यील्ड को हम 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में कर लिया था क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करके, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट करके एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट करके। इन 3 तरीकों से हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करके हम कैसे क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में जो होता है, क्रॉप की प्रोडक्शन को हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से, अच्छे मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल के क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, टाइम टू टाइम इरिगेशन करके क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और क्रॉपिंग पैटर्न सही करके हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे: न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, टाइम टू टाइम इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न सही फॉलो करके। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? दैट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कब और कितने डालने चाहिए हमें अपने खेतों में, और कितनी क्वांटिटी में, और कितने टाइप के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट? पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छे से मैनेज करना होता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हुआ कि अच्छी कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग को कंट्रोल्ड तरीके से करना ही क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ कंट्रोलिंग द वेरियस प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस को कंट्रोल करना विच आर यूज्ड फॉर इफ़ेक्टिव कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो उसी को बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो हमारी कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग को अफेक्ट करती हैं जो प्रोसेसेस, उनको कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज करना। क्लियर? और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक जितने भी स्टेप्स आते हैं वो सारे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ सीड टू प्रिपरेशन ऑफ लैंड, क्रॉपिंग पैटर्न, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन एट्सेट्रा। ओके, अब कईयों के पास कम लैंड होती है, कईयों के पास ज़्यादा लैंड होती है, तो उसी हिसाब से ही जो क्रॉप की प्रोडक्शन की मैनेजमेंट है वो होती है। जिसके पास कम लैंड होगी वो क्या करेगा, वो ज़्यादा उस पर खर्च नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं नो कॉस्ट प्रोडक्शन। वो जो ज़्यादा उस पर पैसा नहीं लगाएगा अपने सीड्स पे, बाकी चीज़ों पे। एक होती है, दूसरी होती है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। जिसके पास थोड़ी ज़्यादा लैंड होल्डिंग होगी वो चले, अच्छा चलो सीड अच्छा ले लेता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा क्रॉपिंग पैटर्न ये वो ज़्यादा वो ये नहीं करूँगा, उसको बोलते हैं लो कॉस्ट प्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है और उनके पास पैसा भी काफ़ी होता है, और उनके पास टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सब चीज़ों पे वो खर्च करके अपने खेतों पे प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की, तो उसको बोलते हैं हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। 3 तरह की प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस आई। नो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें किसान ज़्यादा पैसा कुछ भी खर्च नहीं करेगा। एक आई लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेगा। एक आई हाई कॉस्ट, जिसमें वो एडवांस्ड फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, हाइब्रिड सीड्स अच्छे से अच्छे यूज़ करके हाई प्रोडक्शन करेगा क्रॉप्स की। क्लियर? तो अब इसमें हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो आज के इस चैप्टर में करेंगे कि न्यूट्रिएंट की मैनेजमेंट से कैसे हम हाई यील्ड ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हुआ कि टाइम टू टाइम सॉइल की चेकिंग करवाना कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा ज़्यादा है, एंड कंट्रोल, और उसकी सप्लाई को कंट्रोल करना, और टाइमिंग और अमाउंट को देख के, ये सारे आते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज़ चेकिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट को चेक किया, फिर कंट्रोलिंग द सप्लाई, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ये आ गया सारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। अब जैसे कि हमें ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो प्लांट्स के लिए जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए ही चाहिए होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, दैट इज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग, उनको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स।
एसेंशियल मतलब यही बता रहा है ना, टर्म ये बता रही है ज़रूरी। तो एसेंशियल क्या हुए, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए, दे आर नोन एज एसेंशियल एलिमेंट्स। एंड प्लांट्स के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दे आर 17। याद रखना इस नंबर को, और इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। अब वो प्लांट्स के जो 17 एलिमेंट्स हैं ये प्लांट लेगा कहाँ से? ये 3 सोर्सेज से प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एयर से, वाटर से एंड सॉइल से। इन 3 सोर्सेज से प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एयर से क्या लेगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से H2O होता है ना पानी का फॉर्मूला, H2O, तो वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेगा। और बाकी के जो रहे वो सॉइल से लेगा, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। ये रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो सॉइल से लेगा। तो प्लांट ने 3 सोर्सेज से अपने न्यूट्रिएंट्स लिए। अब प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आ गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे आ गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब, मैक्रो मीन्स लार्ज ना, ज़्यादा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। ओके, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज, माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लेस अमाउंट और लेस क्वांटिटी। क्लियर? मैक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं इसलिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, इसलिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और अब इनका नंबर कितना है? जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर 9 इन नंबर। प्लांट्स के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको एसेंशियल चाहिए ही चाहिए वो 9 है, और माइक्रो छोटा है तो नंबर भी छोटा ही है, दैट इज़ 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल ज़रूरी हैं, ये याद रखना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर 9, तो इनको आप 3-3 के ग्रुप में ऐसे याद रख सकते हो। इनके एग्जाम्पल मस्ट हैं। CHO बेसिक से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, K इज़ द सिंबल ऑफ पोटेशियम। NPK इज N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फर, K इज़ पोटेशियम। CSMG कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ये आगे 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3-3 के ग्रुप में, मैंने आपको अच्छे से याद हो इसलिए ऐसे लिखे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 8 हैं। मैंगनीज, बोरोन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, निकल, जिंक, आयरन, कॉपर। अब इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। मैंगनीज फॉर मैंने बोला कल मुझे नहीं जाना फिर क्यों। मैंने बोला कल मुझे नहीं जाना फिर क्यों। मैंने से क्या? MN मैंगनीज, बोला से B फॉर बोरोन, कल CL क्लोरीन, मुझे MO मॉलिब्डेनम, नी निकल नहीं, जाना जिंक ZN, फेरस के लिए आयरन Fe, आयरन का सिंबल है, इसको फेरस भी बोलते हैं, फिर FeR क्यों Cu कॉपर। तो ऐसे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रख सकते हैं। मैंने बोला कल मुझे नहीं जाना फिर क्यों। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल याद रख लेने। नेक्स्ट आया मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप डेफिनेशन ही बता देंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लेस अमाउंट। मैक्रो है तो प्लांट का 99% जो मास है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट का बना होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट ये तो बेचारे लेस देन 1% मास बनाते हैं प्लांट्स का। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनका मेन रोल रहता है प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाने में। ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्ट अप प्लांट्स स्ट्रक्चर, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो फोटोसिंथेसिस में होता है उसमें इनका रोल रहता है। लास्ट डिफरेंस इसका जो है वो करेंगे हम। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा एक्सेस में प्लांट को मिल जाए तो वो ज़्यादा हार्म नहीं करते, लेकिन कभी कभार सेल्डम दे बिकम टॉक्सिक इफ़ प्रेजेंट इन एक्सेस। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दे बिकम टॉक्सिक इफ प्रेजेंट इन एक्सेस, वो तो टॉक्सिक होंगे ही होंगे। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, और मुझे आई होप आपको इनके एग्जांपल्स भी याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं न्यूट्रिएंट
रिप्लेनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर सॉइल में जैसे अगर क्रॉप्स लगाते जाते हैं तो सॉइल में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी, तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट जब सॉइल में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा तो उस न्यूट्रिएंट की कमी वहाँ हो जाएगी। तो उन न्यूट्रिएंट की पूर्ति दोबारा से, मतलब वो दोबारा से सॉइल में आ जाएँ, उनकी पूर्ति हो जाए फिर से, दैट इज़ नोन एज रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट की जो कमी है उसको दोबारा से रिप्लेनिश कैसे किया जा सकता है? सोचो, उसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्लियर? Due to continuous withdrawal of minerals by plants, the soil will become deficient in them. The soil must be supplied with different minerals, and nutrient replenishment of the soil is carried out by manure and fertilizers. अब manure, what is manure क्या है? जो गोबर की और पत्तों की और बाकी जो वेस्ट होता है उसके जब वो गल सड़ जाता है, दैट इज़ नोन एज मैन्योर। यही होता है ना। दे आर सेमी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटीरियल्स। ऑर्गेनिक मटीरियल मीन्स विच आर डिराइव फ्रॉम द लिविंग बींग से जो बना हो। ऑर्गेनिक मटीरियल डिराइव फ्रॉम द एनिमल एक्सक्रीटा, क्रॉप रेजिड्यू एंड अदर वेस्ट विच आर एडिड टू द सॉइल एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसको बोलते हैं मैन्योर्स। अब मैन्योर की यूजेस क्या क्या हैं? दिखती सी बात है, खाद डालेंगे तो क्या करेगा? वो न्यूट्रिएंट्स देगा ना सॉइल को। एक तो आ गया, इट गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। दूसरा, अब वो थोड़ी गीली होती है तो मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। उसके ऊपर जाएगा तो वो उसमें मॉइस्चर रहेगा तो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। दूसरा आ गया। तीसरा, ह्यूमस रहेगा तो वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये आ गए इसके यूजेस। और इम्प्रूव्स, एक सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है मैन्योर। इंक्रीजेज वाटर रिटेंशन, न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करता है। न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होंगे तो प्लांट ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। प्लांट ग्रोथ होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और सॉइल की फर्टिलिटी को तो बढ़ाता ही है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैन्योर होते हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का केमिकल या कोई अदर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। तो दीज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। क्लियर? नेक्स्ट आया टाइप्स ऑफ मैन्योर। अब ये जो मैन्योर होती है ये कितने टाइप की होती हैं? यहाँ पे इसके हम 4 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। मैं आपको इन्हीं 4 टर्म्स को बिल्कुल 1 मिनट में बता दूंगी, वेरी इजी। फार्म यार्ड मैन्योर वो होती है जहाँ पे हम अपने एनिमल्स को पालते हैं, जहाँ पे उनका शेड होता है, तो वहाँ पे उनका यूरिन, जो एक्सक्रीटा होता है, गोबर होता है, या उनका जो बेडिंग के लिए नीचे जो घास वगैरह बिछाई होती है वो, इन सब को जब हम एक जगह ढेर लगाते जाते हैं और फार्मर मैन्योर को क्या करते हैं हम 10-15 दिनों के बाद उसको उलट पलट करते रहते हैं ताकि उसमें एरिएशन हो और वो सड़ के फिर जो मैन्योर बनती है उसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। इसको FYM भी बोलते हैं। कंपोस्ट भी ऐसा ही हुआ। इट इज़ जो किचन वेस्ट हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स हो गए, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, या ड्राइड लीव्स वगैरह हैं, ये जब इनको एक गड्ढे में डाला जाता है, गड्ढे में डाल के उनको ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया जाता है ताकि उनके ऊपर एयर उसमें पास ना हो। तो फिर वो जब 15-20 दिनों के बाद जब वो सड़ जाती है या मोर देन 20 डेज़, तो वो जो ब्लैक कलर का जो भी सड़ के जो मैन्योर तैयार हुआ उसको बोलते हैं कंपोस्ट। तो फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट एक ही टाइप के मटेरियल से बना, लेकिन डिफरेंस क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर जो होती है थोड़ी इसको एरिएशन होती है, कंपोस्ट में एरिएशन नहीं होती, इसको गड्ढे में और मिट्टी से ढक के बनाया जाता है, ये डिफरेंस है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी मटेरियल तो वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्म्स की, अर्थ वर्म्स की हेल्प से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसको सड़ाया जाता है, तो उसको वर्मी कंपोस्ट बोल दिया। नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर। क्या है ग्रीन मैन्योर? ऐसा होता है कि कई बार जैसे आपने भी अगर ऑब्जर्व किया होगा, किसी के खेत होंगे, तो जब एक क्रॉप काट दी तो जब हमारे थोड़े टाइम के लिए खेत खाली रह जाते हैं तो उसमें घास उग जाती है। तो समटाइम्स क्या किया जाता है कि उस घास को उखाड़ने की बजाय वैसे ही प्लोइंग कर दी जाती है ताकि वो मिट्टी के नीचे दब जाए, अपरूट होके वहीं उसी खेत में दब जाए और वो सड़ जाए और अपना उस प्लांट का जो ऑर्गेनिक मैटर था, उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे, उसके जो एलिमेंट्स थे, वो सॉइल में मिलके उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएं। दैट इज़ नोन एज ग्रीन मैन्योर। तो ये आ गए 4 टाइप के मैन्योर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।
फार्म यार्ड मैन्योर, यहाँ से भी देख लेते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज FYM. दिस मैन्योर इज ए मिक्सचर ऑफ एनिमल डंग, यूरिन, बेडिंग एंड क्रॉप रेजिड्यू लाइक हस्क, ड्राइड लीव्स एंड स्टबल्स एटसेट्रा. इट इज़ और काम फंक्शन सभी का एक ही देना है आपने. न्यूट्रिएंट देता है और सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है. तीनों चारों का एक ही फंक्शन ऐसे ही है. इट इज़ ए बैलेंस सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल एंड इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स. दूसरा मैंने आपको बताया कंपोस्ट क्या होता है. दिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज मेड फ्रॉम किचन वेस्ट, प्लांट रेजिड्यू, वीड्स एंड लेफ्ट ओवर फूड. इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. सॉइल स्ट्रक्चर को अच्छा करता है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देता है. ग्रीन मैन्योर मैंने बताया कि जो खेतों में प्लांट उग जाते हैं, वीड्स उग जाते हैं, उनको वहीं प्लोइंग करके वहीं उन खेतों में ही रहने देते हैं. दिस मैन्योर इज़ मेड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स दैट आर डिकम्पोज्ड इन द फील्ड. और ये क्या करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स देता है और नाइट्रोजन देता है. स्पेशली improves the soil aeration and drainage conditions and increases the percentage of organic matter in the soil. एंड इट हेल्प्स इन द सुपरसेशन ऑफ वीड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. वर्मिंग कंपोस्टिंग में क्या बताया मैंने, कंपोस्ट को वर्म्स की हेल्प से तैयार करना, स्पेशली अर्थ वर्म से. क्लियर. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अब ये तो हमने पढ़ लिया मैन्योर. हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे थे, उसमें हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र का करना था. मैन्योर हमने पढ़ लिया, मैन्योर क्या है, मैन्योर के टाइप्स भी पढ़ लिए 4. अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम करेंगे फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र जो होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में न्यूट्रिएंट्स तैयार किए जाते हैं प्लांट्स के लिए, उनको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स. दीज आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स or an organic compound containing one or more essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus or potassium, which are used for increasing soil fertility. फर्टिलाइजर्स में जो क्या होता है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं. अब ह्यूमस और मैन्योर बनाए, उसमें ऐसा थोड़ा ना भाई अच्छा नाइट्रोजन इतना % है जी, आपका पोटेशियम इतना % है, ऐसा नहीं होता है. लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं कि कौन सी सॉइल में, अच्छा सॉइल की टेस्टिंग हुई, अच्छा ये न्यूट्रिएंट कम है तो इसमें ये वाला फर्टिलाइज़र डाल दो. ठीक है, दीज आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक तो हैं, लेकिन अगर इनका ओवर यूज़ करें हम तो क्या होता है, ये बारिश के पानी से बह के हमारे वाटर सोर्सेज तक पहुंचते हैं एंड कॉजेज़ वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन भी करते हैं अगर एक्सेसिव यूज़ हो. और सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको ये धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं अगर हम ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, ज़्यादा केमिकल डालते रहें अपने खेतों में, तो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. Continuous use can destroy the fertility of soil and microorganisms in the soil are harmed. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ही, दैट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में. नेक्स्ट वीडियो, अच्छा अभी ये रह जाता है थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इसका एक और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक भी रह जाता है. If you like the video, then please subscribe to my channel. Thank you.